अपन बात करेंगे आज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मैंने एक बार रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट। पहले हमने देखा था क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरे देखे थे रेट लॉ, तीसरे में देखे थे जीरो ऑर्डर और लॉग, चौथे में देखे थे क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उस वाले लेक्चर को मैं 3 टुकड़ों में तोड़ दिया था, एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, एक ये, समझ गए। इसीलिए लेक्चर पहुंच गए 7। आज है L8, लेक्चर नंबर 8। आज हम देखेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन ये हमारे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की छोटी बहन होती है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। लगभग सेम होता है। क्या होता है देखो, तो यहाँ पे बेटा मैं एक एग्जांपल लूंगा, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये चीज है, मान लीजिए ले लिया मैंने N2 प्लस, ऐसा ले लो N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग, आपको वहां से दिख नहीं रहा, आप इधर आ जाओ जल्दी से। सुनो, तुम अभी पूरा एकदम ध्यान दो सुनने में, तो एकदम दिमाग में बढ़िया फ्लो बन जाएगा, है ना। देखो, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हो जाएगा N2 की पावर 1 O2 की पावर 1। यदि हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। बट इस रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी 2 हैं, एक ये, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी हो जाएगी 2। अब समझना कि मॉलिक्यूलरिटी है क्या, समझेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी है क्या। तो मॉलिक्यूलरिटी मतलब होता है रिएक्टेंट साइड, किस साइड, बोलो ना, रिएक्टेंट साइड टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं जो आपस में टकराते हैं। रिएक्टेंट साइड टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं जो आपस में टकराते हैं, जिनमें आपस में कोलिजन होता है, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। एकदम देसी स्टाइल में समझो, रिएक्टेंट साइड टोटल कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में टकराते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे बहुत बढ़िया चीजें आएंगी। हम डायरेक्ट एग्जांपल लिए हैं, यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखा है, लेकिन जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना तो मैं स्क्रीन में डेफिनेशन को पेस्ट कर दूंगा, समझ गए। डेफिनेशन यहाँ पे क्या होगी, तो टोटल नंबर ऑफ कोलाइज्ड मॉलिक्यूल्स एटम्स आर आयन आर रिएक्टेंट इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। मतलब रिएक्टेंट साइड टोटल कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में जिनमें कोलिजन होता है, वो उसकी होती है मॉलिक्यूलरिटी, समझ गए। अब मैं एक बार वर्ड बोल रहा हूं बार बार, कोलिजन। क्या वर्ड बोल रहा हूं, हिंदी में बोलेंगे टकराव या टक्कर, समझ गए। तो आप याद रखना, जब तक एटम या मॉलिक्यूल टकराएगा नहीं तब तक रिएक्शन होगी नहीं। ओए, तुमको केमिस्ट्री भी नहीं आएगी, मैं वही बोल रहा हूँ, तुमको केमिस्ट्री भी नहीं आएगी, नहीं, ध्यान से सुन लो, ठीक है, ये याद रखना। हाँ, समझ गए ना बेटा। तो अब देखिए यहाँ पे है 2A और B। तो यदि हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर क्या लिखेंगे बताइए, ऑर्डर लिखेंगे K इक्वल टू A की पावर 2, B लिखेंगे क्या, B लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, B एक्सेस में है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 इसके 1 इसका, तो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा 3। जो सामने नंबर लिखा होता है वो होता है बैलेंस मोल। क्या होता है, और जो पीछे लिखा होता है इससे कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ मॉलिक्यूल को बताना। देखिए ना, अभी मान लो ये B एटम है, क्या है, एटम, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया तो B मॉलिक्यूल है दोनों में केस में एक ही। लेकिन यहाँ पे क्या है, यदि आप सिंगल A लिखोगे तो 1 A है, और 2A लिख दिया तो 2A है, तो मॉलिक्यूलरिटी टोटल कितनी हो गई, 3। कितनी हो गई, ऑर्डर कितना हो गया, 2। ऑर्डर हमने निकाला रेट लॉ से। एक और एग्जांपल है, देखिए। और एक चीज, जो मॉलिक्यूलरिटी होती है ना, कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती, 2/3, 5/3, 1/2, ऐसा कभी भी मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगी। मतलब यदि एटम या तो 1 2 से टकराएगा या 2 3 से टकराएगा, ऐसा कभी नहीं होगा ये आधा एटम उसके 1 से टकराए। जो भी कोलिजन होगा हमेशा कंप्लीट कोलिजन होगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, जैसे 2A प्लस हाफ B इक्वल टू C, हम इसके लिए ऑर्डर लिखना चाहेंगे तो ऑर्डर इक्वल टू हो जाएगा K, A की पावर 2, B की पावर 1/2। तो ऑर्डर कितनी हुई, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए, तो 2
प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा 5/2। इसका हो गया ऑर्डर। मॉलिक्युलरिटी क्या होगा इसी रिएक्शन के लिए, तो मॉलिक्युलरिटी क्या करेंगे पता है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं रहेगी, तो आप एक काम करो इंटू 2 कर दो दोनों में, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 2 4, तो ये 4 ये 1, तो मॉलिक्युलरिटी 5। अब मॉलिक्युलरिटी और आपके ऑर्डर में समझ में आ गया, ऑर्डर क्या है मॉलिक्युलरिटी क्या समझ में आ गया, ठीक है आगे बढ़ जाओ। आपने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है कि जो रिएक्टेंट के मोल होता है m प्लस n इक्वल टू यदि 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर होता है। क्लियर हुआ, क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन ऐसी रिएक्शन यदि हम इसके लिए ऑर्डर लिखें तो K हो जाएगा CH3COOH। H2O लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, क्योंकि H2O क्या है रिएक्टेंट साइड, लिक्विड होगा तो नहीं लिखेंगे, एक्सेस में भी मान के चलते हैं। तो यदि हम इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसका आएगा 1। क्या आएगा ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी की बात करें तो एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है तो 2। तो इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी तो 2 है, हमको लग रहा है कि 2 है, लेकिन एक्चुअल में 2 नहीं 1 है, तो इसीलिए ये होगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। स्यूडो मतलब झूठा, फॉल्स, है ना। तो हमको देख के तो लग रहा है कि सेकंड ऑर्डर, लेकिन सेकंड नहीं है, क्या है फर्स्ट है, इसलिए हम इसको क्या बोल दिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। समझ गए, इसलिए बोले तो सुनोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी 2। थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या, रेट ऑफ रिएक्शन किस किस को क्लियर नहीं है थोड़ा थोड़ा, आपको आता है बताइए। किस में चेंज होगा, तुम बोलो। मजा देखो, R इक्वल टू प्लस माइनस डी बड्डा ब्रैकेट डी टी, तो क्या हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट, सॉरी चेंज इन नहीं कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, ये हो जाएगा रेट लॉ। आइए रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारा होता है रेट। रेट मतलब वो वाला रेट नहीं कि कितने रुपए का है, स्पीड मतलब कितना जल्दी होगी क्या, हाँ। आओ अब देखो, मैं यहाँ पे बात करूंगा कोलिजन थ्योरी, और गजब मजा आने वाला है, ध्यान से सुनना। मैं ये क्या लिखा है अभी पढ़ेंगे, पहले सुनो। तो हम ले रहे हैं ए और बी, क्या ले रहे हैं ए और बी, हम इधर बना रहे हैं प्रोडक्ट, और आपको पता है हमको मत करो, रेट लॉ में हमको पता है कि रेट लॉ में, हेलो, रेट लॉ में प्रोडक्ट जाता है भाड़ में, कहाँ, इसका कोई मतलब नहीं है क्या, कोई मतलब नहीं, सिर्फ किसका है, अब मजा आएगा समझना। आप ये बताओ यदि आप ए और बी की, पहली बात तो ये एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, कोई भी होगा, इस साइज तो गोली होगा, स्पेयर साइज होगा, चाहे एटम हो मॉलिक्यूल हो, है ना, ऐसा रहेगा। अब यदि आपको इससे इसमें रिएक्शन करानी है तो 2 कंडीशन हो सकता है, या तो ये इसके पास आएगा, या तो ये इसके पास आएगा, या दोनों पास आएंगे, 3 हो गई। इसी तीनों कंडीशन में रिएक्शन होगी। यदि ये इधर गया, ये इधर गया, रिएक्शन होगी, ये याद रखना, अभी जो मैंने बोला अभी काम आएगा, याद रखना ये चीज, ठीक है। अब सुनो, जब ये और ये जब रिएक्शन होगी तो इनके दिमाग तो है नहीं, ये इधर आया, ये इधर आया, दोनों टकरा गए, यही है थ्योरी। अब इससे एक बात नहीं, ये इधर आया, ये इधर आया, दोनों क्या हो गए, टकरा गए। जब टकराएंगे तो हीट जनरेट होगी, और यही हीट इन दोनों के पुराने बॉन्ड को तोड़ेगी और नया बॉन्ड बनाएगी, पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा, हो गया रिएक्शन। दो एग्जाम्पल, कोई तो बोलो, ले लो, तुमको क्या लगता है मेरे पास एग्जाम्पल की कमी, लो, N2 N2 O2
बनेगा NO, बनेगा NO। रुक तो जाओ, बैलेंस कर लेंगे ना। N2 मतलब N, ट्रिपल बॉन्ड N, O, डबल बॉन्ड O। ये अब क्या होगा, ये पूरा इधर आया, ये पूरा इधर आया, दोनों टकराए, दोनों टकराए तो हीट निकली, और ये हीट इसके बॉन्ड को तोड़ेगी, ये हीट इसके बॉन्ड को तोड़ेगी। ये बेचारा इधर अलग, ये इधर अलग, ये इधर ऑक्सीजन अलग, ये ऑक्सीजन इधर अलग, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ मिल गया, ये ऑक्सीजन इसके साथ मिल गया। क्योंकि ये जो ओल्ड बॉन्ड है दादा, ये जो ओल्ड बॉन्ड है ये टूटेगा तभी तो नया बॉन्ड बनेगा। ओल्ड बॉन्ड टूटेगा तभी तो न्यू बॉन्ड बनेगा। और ओल्ड बॉन्ड तोड़ने के लिए, नया बॉन्ड बनाने के लिए पहले टकराना पड़ेगा, और टकराएंगे तो हीट निकलेगी। कभी कभी क्या होता है, हीट नहीं निकलती तो बाहर से दे दो, कभी कभी नहीं निकलेगी तो बाहर से दे दो, ऐसा में। अब पढ़ लो कोलिजन थ्योरी क्या होता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में तो क्या निकलेगी, तो क्या होगा, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नया बॉन्ड, यही है कोलिजन थ्योरी। द मॉलिक्यूल ऑफ अ रिएक्टेंट आर एज्यूम टू बी द हार्ड स्पेयर, पता है सबको, एंड द रिएक्शन आर एज्यूम टू अकर ओनली व्हेन दीज स्पेयर कोलाइड विथ ईच अदर। आगे लिखा होगा जो बोला हूँ, ये जगह छोड़ा था रिएक्शन समझाने के लिए। आ गया, मजा आया। कोलाइज फ्रीक्वेंसी कोई तो सुन लो। ये A है, ये B है, ये बना रहा है P, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, बना रहा है क्या, वो A और B रिएक्टेंट है, बना रहा प्रोडक्ट। तो देखो, हाँ जी, कौन, आइए देखो देखो देखो, ये इसके पास जा रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ ये इसके पास जा रहा है। तो जब ये इसके पास जाएगा ना, तो कभी भी कोई भी पार्टिकल जो हमारे यूनिवर्स में है ना, तो सीधे स्ट्रेट लाइन नहीं जाता, हमेशा वेव फॉर्म में जाता है। नहीं पता ये चीज़, आप पत्थर भी फेंकोगे ना ऐसा, तो पत्थर सीधा नहीं जाता, डांस करते हुए नीचे नहीं, ऐसे फेंक रहे, ऐसे मतलब ये पत्थर है ना, ऐसे फेंकेंगे ना जैसे ऐसे, तो ये एक्चुअल में सीधा नहीं जाएगा, ये इस तरह जाएगा। ये जो सनलाइट से फोटोन्स आ रहे हैं ना, ये भी सीधे नहीं आ रहे, ये भी वेव फॉर्म में आ रहे हैं। हमको दिखता नहीं है, इसलिए नहीं दिखता कि इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी तेज होती है ना, हमको दिखता नहीं है। जो सन ये है ना, ये लाइट है ना, 1 सेकेंड में 100 बार जलती, 100 बार बुझती है, इसलिए हमको लग रहा है कंटिन्यू जल रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हेलो, सच में यही बोलती फिजिक्स, फिजिक्स यही बोलती है। आओ तो देखो, ये एटम यहाँ किस फॉर्म में जा रहा है, अरे बातें नहीं, ये वेव फॉर्म में जा रहा है। और जब वेव, जहाँ भी वेव आती हैं तो वहाँ जनरेट होता है फ्रीक्वेंसी पर यूनिट टाइम। पढ़े होंगे ना हर्ट्ज, हेलो, तो यही क्या है फ्रीक्वेंसी। कोई सुनो, अब सुनो, ये एटम बताना किसके कब ज़्यादा स्पीड से जाएगा। एक तो ये हो गया, बोलो, यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना, यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब यहाँ ज़्यादा स्पीड में टकराएगा। जहाँ ज़्यादा स्पीड में टकराएगा ना, वहाँ ज़्यादा हीट निकालेगा, जहाँ ज़्यादा हीट निकालेगा ना, वहाँ जल्दी रिएक्शन होगी। और ज़्यादा एटम तब टकराएगा, मतलब समझो कि नॉर्मली, मतलब अपन 2 लोग हैं, मैं और ये, अपन दोनों नंगे पैर हैं, पैर में कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे 2 तवे रखे हुए हैं, एक गरम एक ज़्यादा गरम। समझना, अपन दोनों बात करते हुए जा रहे थे, जहाँ कम गरम था वहाँ मेरा पैर पड़ा, अरे यार गरम, मैं निकाल लिया। जहाँ ज़्यादा गरम था इसका पैर रखा, ये कैसे उछकेगी समझ गए, मतलब ये ज़्यादा गरम था ना, ये ज़्यादा गरम था तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और जो कम गरम कम, तो जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर दोगे उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। हेलो, नहीं आया समझ में, पक्का, हाँ वही, अब वो तो आते रहते एग्जाम्पल दिमाग में, कोई से भी दे दो। चलो पढ़ो, कोलाइज्ड फ्रीक्वेंसी जेड से डिनोट करेंगे, कैन बी अंडरस्टूड एज द नंबर ऑफ कोलाइज्ड पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द
रिएक्टिंग मिक्सचर इट इज जनरली द डिनोटेड बाई Z। तो Z इक्वल टू होता है पाई डी स्क्वायर वी एवरेज। वी एवरेज का फार्मूला आएगा अंडर रूट 8 RT बाई पाई MW। तो हमारा मेन काम है Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T। मतलब कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जिसको इतना बढ़ाओगे उतना ये बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर दोगे फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा, मतलब रिएक्शन को जितना ज़्यादा गर्म करोगे ना उतना फास्ट होगी। अंडर रूट ये फार्मूला है ना, उससे मतलब नहीं अपने को, समझ गए। जैसे मान लो आप चाय बना रहे हो फुल गैस करके या चाय बना रहे हो धीमी गैस करके, जाहिर सी बात है धीमी वाले में ज़्यादा लेट पकेगी। हाँ सोच के रही हो, तेज वाले में जल्दी पक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी तेज वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हैं तो कोलाइट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। आज मम्मी को बोलना जाके, हाँ मम्मी को बोलना मम्मी गैस तेज करो, यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तेज होगी तो हीट ज़्यादा निकलेगी तो वो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट करेगा। और यदि रिएक्शन ज़्यादा फास्ट करेगा ना मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम। ये समझाना, फिर देखना क्या चटाक पड़ता है। वो बस याद रखना मेरे को कॉल ना करें। चलिए अब इफेक्टिव कोलिजन, मजा आया? सुनो, इफेक्टिव कोलिजन मतलब क्या होता है, जब आपस में टकराते हैं ना, कौन? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो उनका टकराना सही शॉट होना चाहिए। आड़े टेढ़े टकराएंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। टकराना तो जरूरी है लेकिन सही शॉट टकराना जरूरी है। आपको नीट और जेई में सिलेक्शन तो लेना है लेकिन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही पढ़ना है। आप उठा के आर्ट और कॉमर्स पढ़ लिए, ज़्यादा पढ़ लिए, होगा सिलेक्शन। मतलब सही डायरेक्शन और सही मैग्नीट्यूड दोनों जरूरी है। हेलो, पक्का? हाँ आ जाइए। कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट molecule release energy cross the barrier of reacting resistance convert in the effective collision। इसको हम समझेंगे एक ग्राफ से। और सुनो, अब तुम लोगों को सच बता रहा हूं गजब मजा आने वाला है। तुम लोग किस लिए मजा आएगा कि तुम लोग पढ़ चुके हो और तुमको पता है कि पूरी थ्योरी में जहां ग्राफ और डायग्राम आ जाते हैं तो हमारी एनर्जी डबल हो जाती है। ग्राफ और डायग्राम पढ़ाने में ज़्यादा मजा आता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ चाहिए दिमाग, वहाँ रटने वाला लॉजिक नहीं चलता, वहाँ चाहिए क्या? दिमाग। आओ सुनो ना बेटा, A + B = C + D, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ओए गौरी, जब मैं कुछ और कर रहा हूँ ना तो ये सब एक्टिविटी किया करो। 5 मिनट 10 मिनट रुक सकते हो, वो सिद्धार्थ इसी वजह से डांट खाया था। अब पी लो, अब तो कर ही दिया डिस्टर्ब। जब समझ रहे ना, वो 5-7 मिनट मैं भी रुकता हूँ ना, जब टॉपिक खत्म होता तभी पीता हूँ। लोग मरे जा रहे हैं पानी के बिना। आइए, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ए और बी के बीच में कोलिजन होगा, हीट निकलेगी, रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। अब तो क्या बाहर हो गई है और क्या है? ठीक है, आइए। ये ग्राफ कहाँ बनाऊं? अगले पेज में बना लूं क्या? नहीं, छोटा से यहीं बना लेता हूँ। सुनिए ना, ये मान लीजिए कि एनर्जी है, ठीक है, और ये वाला हमारा प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन है ना। ये प्रोसेस, इस पे 2 ग्राफ थे। पायल, ये वाला ग्राफ दिखाना एक में, यही वाला इफेक्टिव कोलिजन एनर्जी बैरियर, छोड़ दो। हाँ, ये एनर्जी है और ये क्या है? प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन। इधर देखिए, अब ये यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ध्यान से समझना। ये हमारा 0 है, O मान लो, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है।
हमारा ए और बी ये अलग तरीके वाले ए हैं, ये रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट है, समझना मेरी बात। और हमने इसको ऐसे ग्राफ बना दिया। अब यहाँ पे हमने इस ग्राफ को कुछ ऐसा बनाया, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बनाया बेटा ये और ये, समझना ध्यान से, है ना। ये वाला जो है ये अपना रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये रिएक्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ये प्रोडक्ट है। अब क्या होगा, ये एक एनर्जी बैरियर है, ये एक एनर्जी बैरियर है। समझिए क्या होगा, मान लीजिए कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। जब तक रिएक्टेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जब तक रिएक्टेंट इस बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा ना, तो प्रोडक्ट कभी नहीं बना पाएगा। इस बैरियर की कोई ना कोई वैल्यू होगी, क्योंकि ये एनर्जी को डिनोट करता है, मतलब किलो जूल में कोई वैल्यू होगी। मान लीजिए कि इस रिएक्टेंट ए और बी को प्रोडक्ट बनाने के लिए इसकी वैल्यू 30 किलो जूल है, मैंने मान लिया ऐसा। तो जब ये दोनों आपस में कोलाइज्ड होंगे ना, तो कोलाइज्ड के बाद इनके पास पता कितनी एनर्जी आना चाहिए, इससे ज़्यादा। मतलब यदि 30.0001 भी मिल गया तो रिएक्शन कर जाएगा। 29.000009 भी मिलेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। मतलब जो वैल्यू 30 है वो है उसका बैरियर। 30 से कम में रिएक्शन नहीं होगी, 30 से ज़्यादा में रिएक्शन होगी। समझ गए, 30 से कम में रिएक्शन नहीं होगी, 30 से ज़्यादा में रिएक्शन होगी। अब क्या होगा, जब ये वाला एटम ए बी के पास जाएगा और प्रोडक्ट बनाएगा, जब एटम बी से टकराएगा तो प्रोडक्ट बनाएगा, तो याद रखिए एटम इसके पास जाएगा, हो सकता है ये भी इसके पास आ रहा हो, कोलिजन यहाँ कहीं हुआ हो सकता है यहीं रुका हो, ये गया हो सकता है यहीं रुका हो, ये आया हो। तो इस तरह पे ये जो एनर्जी निकलती है ना, यहाँ पे हम बात करते हैं अभी काइनेटिक एनर्जी की। किसकी बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की। समझना मेरी बात, ये हमारा जो मॉलिक्यूल है इधर जा रहा है ना, जब भी मॉलिक्यूल जाता है तो जनरेट होती है काइनेटिक एनर्जी। क्या जनरेट होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, बनती है टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बनाता है टोटल एनर्जी। हमको जरूरत है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की। किसकी जरूरत है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। किस किस का क्लियर है, मैं समझा रहा हूँ। क्या है कि अब टाइम अपने को ज़्यादा नहीं बचा ना, आओ अपन देखते हैं। अरे अभी तो गजब टाइम है यार, हो जाएगा आराम से। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, समझना मेरी बात ध्यान से, सबको समझ में आएगा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। समझना, इधर आओ थोड़ा, कोई रख दो उसको, वहीं रख दो, फिर इसमें आएगा नहीं तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। ऐसे करो हाथ, ऐसे इधर आके हाथ ऐसे करो, समझना मेरी बात। ये एक वॉल है, ये क्या है, ये एक वॉल है। समझना मेरी बात, समझो कि ये बी है, ये क्या है बी, ये क्या है ए। समझना, ये बी, ये एक, मतलब मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में करूं तो कोई मॉलिक्यूल ये है, या कोई वॉल ये है, कोई ऑब्जेक्ट ये है, कोई वॉल ये है, इसका मास m है, इसका मास m है। समझना मेरी बात ध्यान से। अब ये इसके साथ जा रहा है, इसके साइड जा रहा है, ये गया, अभी नहीं टकराया, यहाँ था अभी नहीं टकराया। जब ये यहाँ से ऐसे जाएगा ना, तो जब ये जा रहा होता है ना, जब ये मूव कर रहा होता है, तो जो यहाँ पे एनर्जी, अरे बिना एनर्जी से जाएगा क्या, इसमें कोई ना कोई तो एनर्जी होगी। तो इस एनर्जी को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे, अब ये गया और यहाँ पे, अरे तेज करो ना, ये यहाँ से गया, टकराया, गर्म हुआ, जैसे टकराया ना, तो जैसे इससे टकराया तो टकराने के बाद भी एक एनर्जी जनरेट हुई। बैठ जाइए, टकराने जैसे टकराया ना, तो जस्ट एक एनर्जी जनरेट हुई जिसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये टकराया तो ये हाथ रुका, हेलो, अरे यार रुका ना, तो जब ये जा रहा था तो काइनेटिक, और जैसे रुका तो पोटेंशियल, और दोनों टोटल। आया मजा, क्लियर हुआ कि नहीं, अरे यार तुमको सिखा दिया था ना। हाँ, वो कंचे वाला बोल रहा, जैसे अपन ऐसे मारते हैं ना टक, तो जब ये जा रहा था ना तो काइनेटिक, जैसे वो टक गुजरा पोटेंशियल, और दोनों मिला के टोटल। समझ गए,
वैसे मैं पहले वो वाला सिखाता था, ये वाला से गाल में, तो क्या एक आध बार पड़ गया एक दो बच्चों की, तो वो एकदम बहुत अच्छा, वो पता बच्चा फील बताता भी है अब भूलता भी नहीं है। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अजय सर हैं, वो तो ये गजब एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो समझ में आ गया बेटा, अब ध्यान से सुनो, इधर इधर इन दोनों को एनर्जी आपने दे दिया ना। जब इन दोनों को आपने जो एनर्जी दिया तो ये थी काइनेटिक एनर्जी। क्या थी? ये एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करके बना दिया प्रोडक्ट। क्या बना दिया? क्या बना दिया? प्रोडक्ट। समझना, यहाँ हम हीट की भी बात करेंगे, क्योंकि दो पार्टिकल टकराए थे, हीट बनी थी कि नहीं, तो हम यहाँ हीट की भी बात करेंगे। किसकी? हीट की। तो आओ देखो, बहुत बढ़िया चीज़ है यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर एनर्जी बैरियर या थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैं भी इसका डेफिनेशन सिखाऊंगा क्या होता है। पहले हम इस ग्राफ को यहाँ से समझेंगे, ध्यान देना मेरी बात। ओ ए, ये ओ ए क्या होता है, डायग्राम बहुत बार आएगा, देखना। ओ ए क्या है बेटा? तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। तो ये हमारा जो ओ ए वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए है? प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए? फिर ओ बी, कोई बोलेगा? रिएक्टेंट के लिए है, क्योंकि रिएक्टेंट यहाँ है। ओ बी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी फॉर रिएक्टेंट। फिर हम बात करें ओ सी, एनर्जी बैरियर। मतलब जब तक ये इतनी एनर्जी क्रॉस नहीं करेगा ना, तो कुछ भी कर ले कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या? ओ सी, थ्रेशोल्ड एनर्जी या एनर्जी बैरियर। फिर बात करें ए सी, कहाँ गया? ए और सी, ये वाला जो हमारा है, और ये वाला है एक्टिवेशन एनर्जी या बैकवर्ड रिएक्शन। क्यों है? क्योंकि हमारा जब मतलब ये वाली रिएक्शन रिटर्न जाती है, हम यहाँ से बात कर रहे हैं, तो ये हमारा देखो जो बी सी है ना, ये बी और सी ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, और ए और सी बैकवर्ड। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। सुनो देखो फिर से एक बार, हम बात करेंगे बी सी, इसमें नहीं दिया क्या? ठीक है, हम बात करेंगे बी सी, ये एक्टिवेशन एनर्जी है किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। ये हमारा बी सी जो है, क्योंकि ये रिएक्टेंट इतना है ना ऐसा, तो हमारा क्या हो जाएगा? बी सी क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट। और ये प्रोडक्ट इधर है, तो हमारा ए सी हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट। वो प्रोडक्ट ये अभी और आएगा, 2-3 बार आएगा जब एक्टिवेशन एनर्जी, तो अच्छा समझ में आएगा। अब सुनो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या दिया है? सुनो, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, मजा आएगा। ए प्लस बी बना रहा है सी, ये एनर्जी बैरियर है। एनर्जी बैरियर या थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन सुनो, कसम बता रहा हूं तुम लोग कभी नहीं भूलोगे, है ना, कभी नहीं भूलोगे, सुनना मजा आएगा, है ना। रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी फॉर रिएक्टेंट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी दे दो कि ये बस प्रोडक्ट बना दे, यही होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसे इसको कितनी चाहिए थी? 30, आप 30 ही दे दो, तो रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी। ज्यादा देने का मतलब नहीं है, बस उतना दे दो कि ये इधर पार कर जाए, उतना दे दो कि इधर पार कर जाए। तो हम क्या बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी को? देखो एनर्जी बैरियर। तो फिर से सुनो एक बार, लास्ट बार बोल रहा हूँ, अब नहीं बोलूंगा दोबारा से। रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी फॉर रिएक्टेंट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट। नहीं आया? पक्का? क्या बताओ? मान लो तुम बड़ी आलसी हो, तुमको तब तक कूटो जब तक तुम उठ न जाओ। अब कुछ भी हो सकता है, 5, 7, 10, ज़्यादा ढीठ तो 15। यही तो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। हाँ, एक बार बोलो फिर से। रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी फॉर रिएक्टेंट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट इज नोन एज। आओ बहुत हो गया ये, पढ़ो एक बार, ये वाली पढ़ो, ये वाली डेफिनेशन। काइनेटिक क्यों बोले? कोई बोलेगा? जा रहा था तभी तो टकराया, इसीलिए बोले काइनेटिक। एनर्जी फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्ट इन प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। ये एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज लिखी है, ये भी पढ़ लेना एक ही।
पढ़ लिया? मजेदार चीज है। देखो ऐसे दिखने में लल्लू लग रहा लेकिन लल्लू है नहीं। बच्चे बहुत सारे गलत किए थे सुबह वाले। ठीक है, चलो आओ हम बात करेंगे ओरिएंटेशन बैरियर क्या होता है समझना, ध्यान से सुनना, मजा आएगा बहुत। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब NO2 से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा CO2 और NO। मैं यहाँ पे 2 डायग्राम बनाऊंगा, आप लोगों को बताना है किस में रिएक्शन होगा किस में नहीं होगा। तुम सबको कसम है सुबह वाले जो पढ़े वो कोई नहीं बोलेगा, इशारा भी नहीं करोगे, आंखों से भी नहीं करोगे, फेस से भी नहीं करोगे ना, समझ गए? आओ, ये रिएक्टेंट है। जब हम रिएक्टेंट को मिनिमम एनर्जी देते हैं तो रिएक्टेंट मिनिमम एनर्जी लेके क्या बनाता है? प्रोडक्ट। इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर हुआ? आओ आ जाओ, हम ले रहे हैं C1 केस फर्स्ट, हमने ले लिया कार्बन, हमने ले, अरे बन जा भाई, गोला, ऑक्सीजन भी गोला, पक्का? NO2 है ना, ऐसा ले लो, ON बनेगा कि नहीं? केस फर्स्ट, केस सेकेंड, हाँ हमने ले लिया C, रुक जाओ, केस फर्स्ट ले रहे हैं कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, बनेगा कि नहीं? पहला। दूसरा मैंने ले लिया कार्बन, ऑक्सीजन, या ऐसे ले लो, हाँ ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ये हो गया हमारा केस फर्स्ट और ये हो गया हमारा केस सेकंड। कौन से में प्रोडक्ट बनेगा कौन से में प्रोडक्ट नहीं बनेगा? कौन से में प्रोडक्ट बनेगा कौन से में नहीं बनेगा? ये वाले में नहीं बनेगा। हाँ सेकंड में बनेगा, क्यों? और कोई? ये बताओ तुम तो पहले, इनमें से कौन से में बनेगा कौन से में नहीं? सर पहले वाले में बनेगा, दूसरे में नहीं बनेगा। वेरी गुड, तुम बताओ। बातें नहीं। फर्स्ट में बनेगा, सेकंड में बनेगा, कैसे? आ जाओ, पढ़ो डेफिनेशन। कोलिजन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डाउन इन अ फिक्स डायरेक्शन। आया मजा? क्या लिखा है? आया लिखा, वो आया, ठीक है, वो माया हो गया, ठीक है। ये क्या है? फिक्स्ड डायरेक्शन। क्या है? फिक्स्ड डायरेक्शन बिकॉज ब्रेक डाउन ओल्ड बॉन्ड फॉर्म अ न्यू बॉन्ड। समझना मेरी बात। ये हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को NO2 से रिएक्शन कराया तो यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या टकराएंगे? नहीं टकराएंगे, क्योंकि जो CO2 होता है बनता है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऐसे बनता है CO2। तो हमारा ये कार्बन इस ऑक्सीजन से टकराएगा, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है, इनका जो ओरिएंटेशन है, इसमें सही नहीं है। तो ये ऐसा बनेगा O, ये आएगा C, ये आएगा C, और ये वाला O इससे चिपकेगा O। ये बन गया CO2 और बचा क्या? NO। तो N और O। तो आपको देखना है ये ओरिएंटेशन। यदि आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे OO है तो कभी CO2 कभी ऐसा नहीं बनता, ऐसा नहीं बनता। CO2 हमेशा कैसा रहता है? ऐसा। हाइब्रिडाइजेशन क्या है CO2 बताओ? CO2 का हाइब्रिडाइजेशन sp, स्ट्रक्चर लीनियर, पगलों सर। ये वो है, क्या बोलते हैं, वो है एंगल, 180 डिग्री। 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 180
180। क्यों तुम किस हिसाब से ये बोले हो sp3? पता था ना अपने को, पक्का पता था। एक दूसरा बताओ। क्या ना एम्पिरिकल है ना मॉलिक्यूलर है? इतना टाइम नहीं है अपने पास। आइए पढ़ो बेटा, मेरी बात तो सुनो। यदि आपको ए और बी से रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बनाना है ना, तो यहाँ पे एनर्जी तो देना कंपलसरी है, बट इनका डायरेक्शन भी होना जरूरी है। मतलब कि आपने ए और बी में रिएक्शन करा रहे हो, ये इधर जा रहा है, आपने इनको हीट दिया, जैसे बाहर से आपने इनको हीट दिया ना, ए इधर आया बी उधर गया, क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्योंकि आपको एनर्जी बैरियर और अरेंजमेंट बैरियर दोनों जरूरी हैं। आप गड़बड़ अरेंज नहीं कर सकते, ऐसे में भी नहीं बनेगा। ए बी ये इतना ही जा रहा है, बी मिला ही नहीं, ले किससे टकराएगा? जब मिलेगा नहीं टकराएगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। तो क्या चाहिए इनका? पढ़ो ना यार, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। If energy is sufficient for the reactant but does not have a right direction, so reaction does not complete. आया मजा? According to Maxwell, हाँ ये मैक्सवेल ने बताया था ये चीज। मैक्सवेल वो नहीं ऑस्ट्रेलिया वाला, वो अलग है ना? पता उसी को सोच लिए। ग्राफ अकॉर्डिंग टू, पता मैक्सवेल ने क्या किया था? मैक्सवेल ने रिएक्टेंट वाला छोड़ के सिर्फ प्रोडक्ट ले लिया था। मतलब कुछ ऐसा, इसको बोल दिया था E1, मतलब उनने बताया था मैक्सवेल ने कि जो हमारा मतलब प्रोडक्ट बनता है ना, उसके लिए क्या दो चीजें होनी जरूरी है। एक तो ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना चाहिए, ये एनर्जी बैरियर तो एक तो इसको क्रॉस करना चाहिए, और दोबारा इनका अरेंजमेंट सिस्टमेटिक होना चाहिए। इस तरह का कुछ ग्राफ बनाया था किसने? मैक्सवेल ने, और दोनों पॉइंट बताए थे, बस ज़्यादा जरूरत नहीं है इसकी। एक्टिवेशन एनर्जी EA से रिप्रेजेंट करेंगे, बातें नहीं बेटा। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से एक बहुत बड़ा सा डेरिवेशन करने वाले हैं अभी आर्हेनियस इक्वेशन का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एक्टिवेशन एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय EA, E से एनर्जी, A से एक्टिवेशन। समझ गए? हम क्या करेंगे यहाँ पे? एनर्जी अ प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन। हमने यहाँ पे क्या बनाएंगे? ग्राफ। क्लियर? जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हम फिर से वही लेंगे, O A B C ले लिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये लिए रिएक्टेंट और ये गया प्रोडक्ट, ये लिए रिएक्टेंट और ये गया प्रोडक्ट। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट, ये क्या है? प्रोडक्ट। कोई तो बोलो एनर्जी बैरियर बोल सकते हैं, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल सकते हैं। समझिएगा, A प्लस B इक्वल टू C प्लस D। दिस चल रहा है, चलो आओ अपन बात कर रहे थे एक्टिवेशन एनर्जी। समझेंगे क्या इसकी डेफिनेशन? क्या समझेंगे डेफिनेशन? तो A और B रिएक्शन करेगा, C और D बनाएगा। आओ, ये ग्राफ है बेटा प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन और एनर्जी के बीच। समझना मेरी बात, ध्यान से समझिएगा। आप भरोसा मानो, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ये क्या है? रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। यदि हम बात करें तो इतनी एनर्जी जो है, इतनी एनर्जी जो है ये इसकी है। इतनी एनर्जी जो है ये है EA रिएक्टेंट। क्या है? EA रिएक्टेंट। जो ये वाली एनर्जी है इसके बराबर वाली, तो ये वाली एनर्जी है EA प्रोडक्ट। ये इधर जा रहा है तो हम बोल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, और ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। क्लियर हुआ?
अब समझिएगा कि ये हमारा रिएक्टेंट है, जब तक ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तो कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, और जैसे ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा तो क्या बना देगा? प्रोडक्ट। हाँ, नहीं सुना? ठीक है, तो सुनो, हमारा रिएक्टेंट है तो हम एक डेफिनेशन बोल रहे हैं, आप लोग बताओगे किसकी डेफिनेशन है? तो रिक्वायर्ड फिक्स मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर रिएक्टेंट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी या एनर्जी बैरियर। अब मैं बोल रहा हूं डेफिनेशन बोल रहा हूं, सुनना। रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर रिएक्टेंट कन्वर्ट, जब वहां पे हम क्या बोल रहे थे? सिर्फ मिनिमम एनर्जी, फिक्स मिनिमम एनर्जी, यहां पे हम बोलेंगे एक्स्ट्रा मिनिमम एनर्जी, एक्स्ट्रा। तो देखिए, रिएक्टेंट को रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा मिनिमम एनर्जी फॉर रिएक्टेंट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। समझ गए? बस एक्टिवेशन एनर्जी यही होती है कि आप उनके एटम्स को एक्टिवेट कर दो, रिएक्टेंट को, एटम को एनर्जी दे दो कि वो एक्टिवेट होके और प्रोडक्ट बना दे। लेकिन हम फिर जब थ्रेशोल्ड पढ़ रहे थे तो एक्टिवेशन क्यों पढ़े? इंटरमीडिएट बनेगा ना। जब हम थ्रेशोल्ड पढ़ रहे थे तो फिर हम ये क्यों पढ़े? एक्टिवेशन क्यों पढ़े? क्यों? क्योंकि क्या होगा, जब ए और बी, सी और डी बना रहे थे ना, मैं तुमको ये सेकंड टाइम मना किया हूं, उठो वहां से, जल्दी उठ जाओ, उठो, इधर आओ, इधर बैठो। चैन नहीं है पब्लिक को, तुमको, अरे 5-10 बच्चे बैठो, नजर तो चली जाएगी, कॉमन सेंस तो लगाओ। ये मैं इसको क्या नाम है, पलक को डांट रहा हूँ। इधर अब देखो, जब आप ये ए और बी से सी और डी बना रहे हो ना, तो याद रखिएगा ए और बी से डायरेक्ट सी और डी नहीं बनेगा, बीच में कुछ इंटरमीडिएट बनेगा। क्या बनेगा? इंटरमीडिएट बनेगा, जो कि एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब वो बनाने वाला है, प्रोडक्ट बनाने वाला है। मतलब जैसे मान लो कि तुमने मतलब कि क्या ले लिया, चाय पत्ती ले लिया, दूध ले लिया, शक्कर ले लिया, उससे चाय बनाना शुरू किया, तो उसको जब चालू करोगे ना तो जस्ट चाय नहीं बनेगी, बीच में कुछ कच्चा मटेरियल बनेगा, मतलब फीकी चाय, हल्का कलर वाली चाय। अब वो एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल ऐसा होता है कि जो पक्का प्रोडक्ट बनाएगा। समझ गए? तो एक्टिवेशन एनर्जी में क्या होता है कि एक बीच में इंटरमीडिएट की भी हम बात करते हैं। क्लियर? चलो, अब इसका मैं डेफिनेशन देखूंगा, आगे समझ में। रिक्वायर्ड, डेफिनेशन बहुत प्यारी है, रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा मिनिमम एनर्जी फॉर रिएक्टेंट कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। पढ़िए। रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा मिनिमम एनर्जी फॉर रिएक्टेंट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। अब समझना मेरी बात ध्यान से, मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, आप बताइएगा, मैं 2 ग्राफ बनाऊंगा, आप फिर से बताइएगा। ये लाइनें सेम है, इस वाले में एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम है, इस वाले में एक्टिवेशन एनर्जी वो ज्यादा है। जल्दी प्रोडक्ट किस में बनेगा? इसमें किसमें प्रोडक्ट जल्दी किस में बनेगा? क्यों? जल्दी पार कर जाएगा। यदि प्रोडक्ट मतलब इसमें जल्दी बनेगा मतलब फास्ट बनेगा, ज्यादा बनेगा। समझ गए? तो देखो, एक्टिवेशन एनर्जी हाई, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है उसकी रिएक्शन स्लो होगी, क्योंकि बैरियर ज्यादा है ना, तो क्रॉस करने में टाइम लगेगा। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो है उसमें प्रोडक्ट फास्ट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर हीट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एच,
डेल्टा एच क्या होगा, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एच ई ए फॉरवर्ड एनर्जी माइनस ई ए बैकवर्ड एनर्जी, ई ए फॉरवर्ड एनर्जी, ई ए बैकवर्ड एनर्जी, फॉरवर्ड एनर्जी बैकवर्ड एनर्जी। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान से सुनना है, देखना मेरी बात। यदि फॉरवर्ड एनर्जी ज़्यादा है तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ज़्यादा में आप कम माइनस कर रहे हो तो क्या आएगा, पॉजिटिव। यदि ये ज़्यादा है तो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, ये ज़्यादा है तो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। पक्का क्लियर हुआ? आओ अब देखना, भयंकर वाला मज़ा आएगा। पढ़िए इसको भी, एक्टिवेशन हाइब्रिड भी पढ़ लो। क्यों हो जा, खाली जगह नहीं बैठ रहा यहाँ पे, वो ग्राफ कहाँ पाऊंगा? हैं? ये वाला ग्राफ यहीं पे था ना जो उसका बताए थे, पॉजिटिव नेगेटिव वाला। एक्टिवेशन एनर्जी हाइब्रिड एक्सोथर्मिक, अच्छा नेचर वाले में आएगा, जाओ। अब आ जाइए, जो एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। एक्टिवेशन एनर्जी कुछ अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला आएगा नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। एक्टिवेशन एनर्जी नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करेगी, देखिए मान लीजिए कि ये ग्राफ है, क्या है ये ग्राफ, यहाँ पे हमने इसको ऐसे बना दिया, चलो ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे दो रिएक्शंस है, एक रिएक्शन है यहाँ पे मान लो Na जो है Cl से रिएक्शन करके बना रहा है NaCl, यहाँ पे जो हमारा कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना रहा है CO2। ये वाला जो कंपाउंड है ये आयोनिक कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड है ये कोवैलेंट कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है, ये कोवैलेंट कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्या होगा, आयनिक कंपाउंड की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, कोवैलेंट कंपाउंड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। अब मेरे को बताइए दोनों में कौन सा जल्दी रिएक्शन करेगा, आप बताओ। सर जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, और जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। कोई तो समझो, क्योंकि ये कोवैलेंट है, कोवैलेंट का क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा ऊंचा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये होता है आयनिक और कोवैलेंट में। ये हो गया मतलब कि आप किनकी रिएक्शन करा रहे हो उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। आप मोल रिएक्टिव एटम ले रहे हो तो जल्दी रिएक्शन करेगा, आप मतलब लेस रिएक्टिव ले रहे हो तो रिएक्शन बाद में करेगा। जैसे मान लो आपने कोई गैस ले लिया और कोई लिक्विड ले लिया, तो जाहिर सी बात है गैस जल्दी रिएक्शन करेगी, क्योंकि लिक्विड पहले गर्म होगी, फिर वेपर बनेगी, फिर रिएक्शन करेगी। समझ गए ना? तो ये भी डिपेंड करता है। फिर फैक्टर ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कैसे होता है तो ये भी देखो, पहले ये पॉइंट पढ़ो फिर वो पॉइंट पढ़ना। जो कैटलिस्ट होता है ना बेटा, मैंने बार बार बोलता हूँ A + B = C + D, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये बना रहा होता है प्रोडक्ट। तो कैटलिस्ट का यहाँ पे डायरेक्ट रोल नहीं होता है। कैटलिस्ट क्या करता है, या तो रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है या तो घटाता है। पढ़ो ना, एक्टिवेशन एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन दी एक्टिवेशन एनर्जी डज नॉट डिपेंड द टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, कोफिशिएंट, रिएक्टेंट। मतलब जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी रहता है ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर, इन सब पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब जो हमारी ये एक्टिवेशन एनर्जी है ये किसी भी एटम के लिए फिक्स है।
कोफिशिएंट मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ये फिक्स है, ये टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड नहीं करेगा भाई। टेम्परेचर तो आप बाहर से दे रहे हो, प्रेशर बाहर से दे रहे हो, ये थोड़ी डिपेंड है। ये तो इसकी रिएक्टिविटी किसी भी मॉलिक्यूल की फिक्स है ना, किसी भी मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी फिक्स है। रिएक्टिविटी फिक्स है मतलब उसकी एनर्जी फिक्स है। आपका बाहर से टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ये अलग अलग मतलब ये इसके डिपेंड करता है कि आप कैसा दे रहे हो। टेम्परेचर ज़्यादा दे दो जल्दी होगा, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा दे दो तो जल्दी रिएक्शन होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ये कम हो जाएगा, नहीं, ये रिएक्शन जल्दी कर लेगा। हेलो, ठीक है। अब इसको पढ़ो, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट प्रोवाइड द, मैं इसको यही बता देता हूँ डायरेक्ट। देखो ये है, मान लो एक्टिवेशन एनर्जी, समझना हमने इसमें A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी बनाना है, A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी बनाना है। ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट। हमने इसमें क्या किया, कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट मिला है, रिएक्शन जल्दी होगी। पॉजिटिव कैटलिस्ट मिलाया तो रिएक्शन जल्दी होगी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। तो यदि हम पॉजिटिव कैटलिस्ट मिलाते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, क्योंकि रिएक्शन को जल्दी बनाना है ना, और जल्दी बनाना तो जल्दी क्रॉस करना पड़ेगा, जल्दी क्रॉस करना है तो ये छोटा होगा। आपने क्या किया, इसमें नेगेटिव कैटलिस्ट मिला दिया, तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को थोड़ा एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देगा, क्योंकि रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा देर बाद हो तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। आप लोग ये वाली भी ग्राफ बनाना है ना, ये हो जाएगा पॉजिटिव ये, मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, ये कम, तो ये इस तरह से कुछ कैटलिस्ट पे डिपेंड करती है। ये लास्ट टॉपिक है, आर्गेनियस सब कल के लिए छूट गया है ना। हाँ, कल के लिए छूट गया ना, आज थोड़ी टाइम हो पाएगा, टाइम 8:30 से ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा ना, हैं? आ जाओ इधर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी रिएक्शन ऑफ द टू टाइप, मेरी बात देखिए, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ध्यान से सुनना, जो पहले पढ़ चुका उसको समझ में आ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा वो यहाँ पे समझ लो। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखिएगा एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, मैं दो ग्राफ बना रहा हूँ। आज तो यही करेंगे। ये देखो, ये बन गया, ये हमारा क्या है, EA फॉरवर्ड, ये क्या है, EA फॉरवर्ड, EA बैकवर्ड, EA बैकवर्ड। क्लियर हुआ? नहीं हो गया? ठीक है। तो डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है, EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। अब हम बात करेंगे पहले एक्सोथर्मिक की। किसकी बात करेंगे? एक्सोथर्मिक मतलब सिस्टम जो है हीट बाहर निकालता है, सिस्टम हीट बाहर निकालेगा, और सिस्टम हीट बाहर निकालेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। कशिश, सिस्टम हीट बाहर निकालेगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब हीट रिलीज करेगा। और इन दोनों केस में बताइए, जब हीट रिलीज करेगा नेगेटिव हो जाएगा तो कौन सा ज़्यादा होगा? यदि डेल्टा H नेगेटिव होना है तो कौन सा ज़्यादा होगा, ये कि ये ज़्यादा होगा, तभी तो नेगेटिव आएगा। मतलब इसका ग्राफ ये होगा एक्सोथर्मिक, क्योंकि ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो अब ज़्यादा में ये कम करोगे तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी ना। अब वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो एक्सोथर्मिक, मतलब कि यहाँ पे हमारा EA बैकवर्ड ग्रेटर देन EA फॉरवर्ड। समझ गए? अब हम एंडोथर्मिक की बात करें, एंडोथर्मिक क्या है, पॉजिटिव, तो हमारा पॉजिटिव के लिए ये ज़्यादा होगा, ये हो जाएगा एंडोथर्मिक। ये ज़्यादा है, आप ज़्यादा में कम माइनस करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी, तो ये मतलब इसके लिए हमारा हो जाएगा EA फॉरवर्ड ग्रेटर देन EA बैकवर्ड। इफेक्ट नहीं, फैक्टर इफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट, फैक्टर इफेक्ट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये आर्हीनियस आएगा, कल पढ़ लेंगे।